जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 71। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 की केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे पहले, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 14। 12 और 13 के बारे में मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा इसमें याद करने वाला मटीरियल ज़्यादा है चैप्टर 12 में। 13 IT वाला, इसमें याद करने वाला मटीरियल इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। मैं प्रोसीजर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कवर करना चाह रहा था, इसीलिए 12 और 13 को हमने फॉर द टाइम बिंग पेंडिंग कर दिया। ये बाद में कवर करेंगे, पहले हम चैप्टर 14। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, रिस्क असेसमेंट के पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए जी। कोई क्वेश्चन? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर्स। जैसे आपने कैप 7 में पढ़ा होगा, डायरेक्टर्स की एक पावर होती है, अगर वो उस पावर से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन करे वो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। उसी तरह जब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है तो उसका स्कोप, उसकी एक्टिविटीज़ उसकी ट्रस्ट डीड में लिखी जाती हैं। जो ट्रस्ट डीड गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसमें उसकी स्कोप और एक्टिविटीज़ लिखी जाती हैं। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस स्कोप और उस एक्टिविटी से बाहर जाके कोई ट्रांजैक्शन करती है, जैसे एग्जांपल दी थी हेल्थ सेक्टर के लिए रजिस्टर्ड हुई है और एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग करती है, तो वो उसकी अल्ट्रा वाइज ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। यानी जो उसकी अथॉरिटी है, उसका स्कोप है, उससे बाहर जाकर ट्रांजैक्शन। अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो तो ये हमने एज ऑडिटर फिर इनको चेक करना है और हो सकता है रेगुलेटर को रिपोर्ट भी करना हो। ठीक है जी। आपको याद होगा नॉर्मल कंपनी के केस में भी वो लॉ रिक्वायर करता था, एडिशनल ओपिनियन में एक ओपिनियन होता था, एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो हमने देखना है कि जो कंपनी का बिजनेस है जिसके लिए वो रजिस्टर्ड हुई है, सारे एक्सपेंसेस उसी के लिए होने चाहिए। डायरेक्टर का कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर या जो बिजनेस है उसके अलावा कोई और एक्सपेंडिचर नहीं इनकर होने चाहिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? सब ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सब ठीक है। तो अब चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। पास्ट पेपर की पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। कल हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है। असाइनमेंट किया ना ये आपने? एग्जाम में तकरीबन कमोवेश इसी स्टाइल का क्वेश्चन आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क असेसमेंट में। या तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क असेसमेंट आपसे करवाता है, या एक रेगुलर कंपनी की रिस्क असेसमेंट करवाता है जो कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में की सेलिंग और परचेज या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से क्या आपको पता चल जाएगा कि हमारी रेगुलर कंपनी है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल, अक्सर तो नाम से ही पता चल जाता है, वरना इसके अलावा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो उसने एक्टिविटीज बताई होती है उनसे भी पता चल जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिख देता है समटाइम। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द इनहेरेंट रिस्क इन द ऑपरेशंस ऑफ AMF। इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है। अव्वल तो कंट्रोल रिस्क देगा ही नहीं, अगर कोई कंट्रोल रिस्क देगा तो हमने उसको इग्नोर कर देना। ठीक है। इनहेरेंट रिस्क तो पता है ना आपको, कह रहे हैं इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर। लेकिन अगर एग्जाम में फर्स्ट कीजिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इनहेरेंट रिस्क है, कौन सा कंट्रोल रिस्क है, कौन सा डिटेक्शन रिस्क है। रिस्क आइडेंटिफाई हो गया और लिख दे, रिस्क लिख दे बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब वो इनहेरेंट रिस्क कह रहा है तो जिस रिस्क होंगे वो इनहेरेंट रिस्क ही होंगे। ठीक है। तो अगर एग्जाम में समटाइम इस तरह की अल्फाज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी रिस्क के बारे में तो आप उसे सोल्यूशन में लिख दे, छोड़ने की बजाय लिख देना ज्यादा बेहतर होता है। फिर उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिस्क ऑन द ऑडिट ऑफ AMF। इन रिस्क का इफेक्ट भी बताना है हमारी ऑडिट पे क्या होगा। अच्छा, ये इफेक्ट ऑन ऑडिट बताना है, इससे मुराद क्या है? प्रोसीजर पे इफेक्ट बताना है या कोई रिपोर्ट वगैरह पे इफेक्ट है वो बताना है? क्या दोनों? आज तक यही नहीं हमें पता चला इफेक्ट ऑन ऑडिट और इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट में क्या फर्क है, आज तक नहीं पता चल सका। क्या फर्क है दोनों में? सुभान अल्लाह। हाँ, इफेक्ट ऑन ऑडिट में हम ऑडिटर के प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन भी बताते हैं और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताते हैं। मुश्किल है, रिक्वायरमेंट समझ आनी है ना, मुश्किल है ना, आसान है। चलिए, अल-मदद फाउंडेशन इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल को अंडरलाइन कर लीजिए, इससे पता चल गया हमें चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पक्का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, पक्का ये लोगों से डोनेशन भी मांग रही है, कलेक्ट कर रहे हैं। इट आगे उसने लिख भी दिया, इट रिसीव डोनेशन विच आर यूटिलाइज्ड टू हेल्प द डेस्टिट्यूट पर्सन। डेस्टिट्यूट क्या होता है? कुछ नहीं पता, कोई गरीब गुरबा लोगों का जिक्र कर रहा होगा। पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय AMF ट्रस्ट डीड। एक मैंने डोनेशन को अंडरलाइन कर लिया, रिसीव डोनेशन को अंडरलाइन कर लिया, और एक मैंने अंडरलाइन किसको किया? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रस्ट डीड। डोनेशन को क्यों अंडरलाइन किया? इसमें क्या रिस्क है? अनसर्टेनिटी होगी, फ्यूचर में इनकम श्योर नहीं है। जिसने आज डोनेशन दी अगले साल भी डोनेशन देगा, श्योर नहीं है, खासतौर पर जब इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती हैं। इसका हमारी ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा?
इससे नहीं, स्कोप लिमिटेशन नहीं, गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न हो सकता है रिपोर्ट में हमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड करना पड़े। और दूसरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय एएमएफ ट्रस्ट लीड है, इसमें क्या रिस्क है कि रूल रेगुलेशंस है उनकी कंप्लायंस हो सकता है ना की हो, रिस्क है, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। और इसका हमारे ऑडिट पे इफेक्ट क्या होगा, हमने ये इंश्योर करना होगा ट्रस्ट लीड के रूल्स को पढ़ के कि इसके मुताबिक ही एक्टिविटीज की जा रही हैं, क्योंकि अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन हुई कमीशन लाइसेंस कैंसिल कर देता है, याद है। तो दो रिस्क हो गए हमारे और इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया हमने। The donations are received from following sources. Sources बता रहा है, पहला कैश कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू चैरिटी बॉक्सेस प्लेस्ड एट की पॉइंट्स इन हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, सुपर स्टोर्स एक्सेट्रा। क्या रिस्क, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम, क्योंकि साल के एंड पे एक ही दिन इन सारे प्लेसेस से कैश बॉक्सेस को कलेक्ट करना मुश्किल है। और फिर दूसरा ये इंश्योर करना कि जितनी डोनेशंस लोगों ने, जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट उतनी ही मिली है, कि दरमियान में कोई डोनेशन लीक तो नहीं होगी, मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं, ये मुश्किल है, ठीक है। दो चीजें, ठीक है, दोनों का ताल्लुक कंप्लीटनेस से ही है। अगर ये एंड पे सारे डोनेशन इकट्ठे करके काउंट नहीं करेंगे वो भी कंप्लीटनेस नहीं होगी, और अगर दरमियान में से किसी ने डोनेशन निकाल ली, मिस अप्रोप्रिएट कर ले, क्योंकि वो वॉलंटियर्स यूज होते हैं, तो उसमें भी कंप्लीट डोनेशन कंपनी तक नहीं पहुंच सकेगी। तो तीसरा रिस्क ये डोनेशन बॉक्सेस से, क्लियर, ठीक है। इसका हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा, हाँ ये स्कोप लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि हमें कंप्लीटनेस का एविडेंस नहीं हो, एविडेंस तो होता ही नहीं, रिसीव वगैरह तो नॉर्मली डोनेशन बॉक्स में तो होती नहीं है ना। तो इसमें ये इंश्योर करना है सारी डोनेशन रिसीव रिकॉर्ड हो गई है, मुश्किल होता है। सेकंड, कैश एंड चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस एट एएमएफ ऑफिस, ऑफिस में कैश और चेक रिसीव हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि ऑफिस में आ रहे हैं तो कोई ना कोई वो रसीद भी लेके, जो जमा करवा रहा है उसे कोई ना कोई रसीद भी काट के दे रहे होंगे, तो इससे पता चल जाएगा जितनी रसीद उतना ही कैश है कि नहीं। हाँ, इसमें प्रैक्टिकली एक रिस्क होता है, यहाँ पे लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली एक रिस्क होता है कि जो बंदा डोनेशन कलेक्ट कर रहा है उसने डुप्लीकेट रसीद बुक अलग से प्रिंट करवाई होती है, और वो अगर कोई कैश की डोनेशन आए तो वो हो सकता है जो डोनर है उसको अपनी डुप्लीकेट बुक में से रसीद दे दे, जिसका कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन को कभी पता भी नहीं चल सकेगा। इसका चेक क्या होता है भला, हम एक तो सीसीटीवी कैमरा लगाया होता है वो जो डोनेशन रिसीव कर रहा होता है उसके ऊपर, और दूसरा सरप्राइज विजिट करके एक ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा वो अपने उस एम्प्लॉय की तलाशी लिया करते थे रैंडम बेसिस के ऊपर, कि जिस काउंटर पे बैठ के वो काम कर रहा है, कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में से सडनली कोई 2, 4, 8, 10 दिन बाद बंदा आया बाकायदा उसकी तलाशी लेते थे कि कहीं कोई डुप्लीकेट बुक तो नहीं है, उसके दराज वगैरह को चेक करते थे कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट बुक तो नहीं छुपाई हुई। बज़ाहिर दिखने में एक बड़ी ऑकवर्ड सी प्रॉब्लम लग, लेकिन जब किसी एम्प्लॉय को रखा जाता है ना, अगर उसी वक्त उसको बता दिया जाए, उस वक्त वो इतराज नहीं करता। अगर एम्प्लॉय को रखने के बाद बताया जाए ये कंट्रोल अप्लाई होगा, कहते हैं सर इसमें तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी। तो इसीलिए पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन में इस तरह की चीजों को, कंट्रोल्स को बिल्ड इन कर देना चाहिए। थर्ड, तो यहां तक अभी तक हमारे 3 रिस्क हुए, एक डोनेशन की वजह से, एक ट्रस्ट डीड के रूल्स की वजह से, और दूसरा डोनेशन बॉक्सेस की वजह से थे। इस पॉइंट की वजह से रिस्क कोई नहीं है, प्रैक्टिकली है, वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में ना लिखे तो बेहतर है, क्योंकि मजीद आपके पास दूसरे रिस्क होंगे बड़े वाले। कह रहा है कैश फ्रॉम जनरस इंडिविजुअल्स हु प्रेफर टू रिमेन एनोनिमस, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एनोनिमस रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें भी नॉइसेस वगैरह कंप्लीटलेस, लेकिन ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है अभी तक। हाँ, उसके साथ मिला दें, बिल्कुल मिला दें। फिर कह रहा है डोनेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड अबव often contains specific instruction for utilization of donated amount for specific purposes, for example for education of orphan children। हाँ जी, तो क्या रिस्क है कि डोनर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो हमने देखना है जिन डोनेशन, हमारा इफेक्ट ऑन ऑडिट क्या होगा कि जो डोनेशन रिसीव हुई है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ उनकी कंप्लायंस इंश्योर करनी है, वो उसी पर्पस के लिए हुई हो। जैसे मैंने आपको कल एक हॉस्पिटल की एग्जांपल दी थी कि जब वो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेशन फंड्स को इकट्ठा किया गया, तो फिर हमने ये इंश्योर किया था कि उस फंड में जितना भी कैश इन हो रहा है ना बैंक अकाउंट में, वो जो एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है वो सिर्फ अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए हो, वो पेशेंट्स के लिए, वो लाहौर के पेशेंट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल ना हो, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई किया गया। तो ये हमारे पास 4 रिस्क और उनके इफेक्ट ऑन ऑडिट आ गए। कौन कौन से 4 रिस्क आए इसमें? एक डोनेशन व चैरिटी वाला, दूसरा ट्रस्ट डीड की रेगुलेशंस वाला, तीसरा डोनेशन बॉक्सेस वाला जिसे कंप्लीटनेस का रिस्क है, और फोर्थ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी था क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने एक
रेगुलर रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस पे, बड़े वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। एज पार्ट ऑफ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर जैक कंपनी, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंजेस इन इनकम स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर अनयूजुअल चेंजेस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ के बताएं। सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि प्रोसीजर बताने को भी कह रहा है? बताइए, बड़ा डिसीजन जो गलत नहीं होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट में कोई ऊंच नीच करती वो प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायरमेंट सही समझ नहीं सके वो प्रॉब्लम है। ठीक है, रिस्क 6 थे, 4 आइडेंटिफाई किए, इंशाल्लाह इस वजह से फेल नहीं होंगे। रिक्वायरमेंट में उसने प्रोसीजर पूछे थे, आपने नहीं लिखे, या उसने नहीं पूछे थे आपने लिख दिए, तो इसका मतलब है कोई ना कोई दूसरा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो प्रोसीजर आपके 20-25 मिनट तो ले जाएंगे, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन रह जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को गौर से तो बताइए प्रोसीजर रिक्वायर्ड है या नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इस क्वेश्चन में प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, और कितनों का ख्याल है रिक्वायर्ड नहीं है? शाबाश, नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हमने इसमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देनी है। ये रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट का क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर का? कि दोनों। उसने कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, तो दोनों हो सकते हैं। जब रिस्क, और नॉर्मली आई कैप अब रिसेंटली उसका ट्रेंड किया, वो कॉम्बिनेशन के साथ पूछता है। कॉम्बिनेशन के साथ जब रिस्क असेसमेंट पूछता है तो आपने दोनों इंफॉर्मेशन को सामने रखना है। और अगर किसी एक रिस्क जो कि सेल्स से रिलेटेड कोई रिस्क है, उसकी इंफॉर्मेशन उसने नोट्स में दी है, तो हमें क्या उनको अलग-अलग रिस्क के तौर पे डिस्कस करना चाहिए कि मर्ज करके इंफॉर्मेशन मर्ज करके? शाबाश शाबाश। जिस तरह होता है ना, इस तरह के अकाउंटिंग में क्वेश्चन होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है और नीचे एडजस्टमेंट होती है, तो आप पहले देखते हो इंफॉर्मेशन बढ़ के एडजस्टमेंट कौन कौन सी है, इधर टिक लगा दो। अच्छा, उसने मुझे ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स की इंफॉर्मेशन दी है, फिक्स एसेट की इंफॉर्मेशन, टिक कर दिया। अब जब बाकी एरियाज की रिस्क असेसमेंट करेंगे वो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जिन एरियाज की उसने ऊपर नीचे कहीं पे इंफॉर्मेशन दी है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करना है। एक क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने कहा जितनी पिछले साल सेल्स थी उतनी ही इस साल सेल्स। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट फिगर्स को देखें कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे उसने क्या कहा था कि टू न्यू प्रोडक्ट्स वर लॉन्च। ठीक है, अब 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, सेल्स हिली नहीं अपनी जगह से, तो उसका अब रिस्क आया कि नहीं आया? तो हमने याद रखे इंफॉर्मेशन सिर्फ, अगर उसने रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स भी है, फिगर्स भी है, तो कुछ लाइन आइटम्स की इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी और कुछ की नहीं दी होगी, जैसे काउंटिंग के ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में होता है। जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमने इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रिस्क असेसमेंट करनी है। ये असूल याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे चलेंगे, हर इनकम स्टेटमेंट की अलहदा और फिर नीचे नोट्स की हर एक की अलहदा। इंफॉर्मेशन बाजुकात वो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन नीचे देता है किसी एरिया की, अगर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है उसे यूज करना पड़ेगा। चलिए जैक कंपनी स्टार्ट करते हैं। जैक कंपनी सेल्स गार्डन शेड्स एंड फर्नीचर फ्रॉम 15 रिटेल आउटलेट्स। ये बताइए कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं, ऐसे ना करें। 15 रिटेल आउटलेट्स है, कहां जाके वेरीफाई करेंगे आप? जी अच्छा चले, उसने कहा कि जी 25 रिटेल आउटलेट्स फॉर एग्जांपल, केस स्टडी में कह दिया, इसका प्रोसीजर क्या होंगे? आपने बता तो दिया, इन्वेंटरी वेरीफाई करना मुश्किल है, क्या प्रोसीजर होंगे? कंपोनेंट राइटर को एंगेज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ईयर एंड पे ही अपनी टीम के ज्यादा मेंबर्स को एंगेज करके उन्हें स्टॉक आउट के लिए भेज सकते हैं। सेल्स आर मेड टू इंडिविजुअल्स विद इनकम बीइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड डेबिट कार्ड्स। सिग्निफिकेंट कैश होना रिस्क है, डेबिट कार्ड के जरिए से सेल्स तो बिल्कुल रिस्क नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो अभी तक उससे इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कैश रिसीव होने के बाद फौरन बैंक में जमा करवा देता है कि 2-4 दिन अपने पास रखता है। अगर 2-4 दिन अपने पास रखे रिस्क है, और अगर वो फौरी जमा करवा दे तो रिस्क नहीं। यहाँ पे चूंकि उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया तो कैश को मैंने अंडरलाइन करके अपने पास नोट कर लिया। आगे चल के बड़े रिस्क पूरे हो गए तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा कि सिग्निफिकेंट कैश, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। अगर बाकी रिस्क मिल गए इसको छोड़ देंगे, अगर बाकी रिस्क ना मिले इसको भी फिट कर देंगे। हालांकि असूली तौर पे ये क्लियर रिस्क नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि इन हैंड रख रहे हैं कि नहीं रिसीव कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको बना भी सकते हैं रिस्क। अभी के लिए मैं इसको अंडरलाइन करके छोड़। डेबिट कार्ड में तो कोई रिस्क नहीं है। ऑल आइटम परचेज्ड आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर यूजिंग जैक्स ओन डिलीवरी वैन्स। उसकी अपनी डिलीवरी वैन्स है। मोस्ट शेड्स आर टू बिग फॉर इंडिविजुअल टू ट्रांसपोर्ट इन देयर ओन मोटर व्हीकल्स। तो वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर देता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कर, अच्छी बात। डायरेक्टर ऑफ जैक इंडिकेट दैट कंपनी हैज हैड ए डिफिकल्ट ईयर।
बट आर प्लीज टू प्रेजेंट सम एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स टू द मेंबर। डिफिकल्ट को अंडरलाइन कीजिए। ये उसने डिफिकल्ट क्यों लिखा? इस साल में गर्मी ज्यादा पड़ी होगी क्या क्या? हाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस डिफिकल्ट, इनके लिए सेल्स करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से पूछे, ऑनलाइन टेक कंपनी से पूछे कोरोना वाला साल कैसा था, कहेंगे सर बेहतरीन था, सारी दुनिया मर रही थी, वो क्या कहेंगे? बेहतरीन। तो जब कंपनी कहती है ना किसी के बारे में कि डिफिकल्ट ईयर है या गुड ईयर, इससे बात क्या होती है कि क्या वो उस साल में सेल कर पाएंगे नहीं कर, उनका डिफिकल्ट ईयर पिछला साल। अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट्स है, इनकम स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। डिफिकल्ट को अंडरलाइन कर चुके हैं मेरे ख्याल, ऊपर 15 को अंडरलाइन किया है और कैश को भी हमने हल्का हल्का अंडरलाइन कर लिया। रेवेन्यू 63647482 रिस्क है कि नहीं? खुद ही अपने अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करें तो शायद इतनी क्लियर ना हो कि इंक्रीज इन रिस्क है सर, ठीक है थोड़ा बहुत रिस्क है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कुछ ना, लेकिन भैया एक तरफ वो रो रहा है, कह रहा है डिफिकल्ट ईयर था, सेल कर नहीं पाए, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है? सेल्स बढ़ा दे। ठीक है, मतलब क्या है? ये एंड पे इसने कुछ ना कुछ कार्रवाई की, ओवरस्टेट किया है। तो रिस्क कौन सा? ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स के अकरेंस ऑफ सेल्स। दा का खौफ करें, कल बताया था अकरेंस ऑफ सेल्स। इसमें प्रोसीजर नहीं पूछे, लेकिन अगर पूछता बता देते, पक्की बात है। कट ऑफ ईयर एंड में शाबा, और ये ड्यूरिंग द ईयर सिग्निफिकेंट अमाउंट की सेल इनवाइसेस को सेलेक्ट करके देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं। हाँ, ईयर एंड के बाद रिटर्न हुई है कि नहीं सेल्स, वो फेक सेल नॉर्मली ईयर एंड के बाद रिटर्न होती है। और एक हल्का सा और प्रोसीजर है जो 50-50 वाला है कि डेटर्स को कट ऑफ बता दिया, कट ऑफ जेन्युइन है, डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दो, अगर किसी डेटर में अमाउंट हाई रिकॉर्ड की हुई है या फेक है वो पता चल जाएगा। ये भी एक प्रोसीजर है ये, लेकिन ये तो डेटर्स का प्रोसीजर है। ये चीज वो सेल से भी तो रिलेट करता है इनडायरेक्टली। शाबाश। चलिए, पहला रिस्क हमारे सामने आ गया। दूसरा रिस्क कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट कंपेयर करें, अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, ऐसे है क्या? डायरेक्ट कंपेयर करना है या सेल से रिलेट करें? तो देखें पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल का कितने परसेंट था, इस साल कितने? भाई ओवर द ईयर सेम होना चाहिए ना कॉस्ट स्ट्रक्चर को। तो जरा परसेंटेज कैलकुलेट करके बता मेरा भाई मेरे, पिछले साल कितनी परसेंट? 66% थी, अब 47 हो गई। लगता है कोई मुफ्त में मटेरियल सप्लाई कर रहा है या लेबर ओवर टाइम करके कह रही है नहीं सर बहुत पैसे हो गए, पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। क्या रिस्क है? अंडरस्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल तो ग्रुप ऑफ एरियाज हैं, इसमें 3 एरियाज हैं, ओपनिंग, परचेजिंग, क्लोजिंग। और मैन्युफैक्चरिंग हो तो ओवरहेड भी आ सकता है। ओपनिंग को तो साइड में कर देना, वो तो ओपनिंग बैलेंस इनिशियल ऑडिट में एडजस्ट होता है, वो ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, वो हमारे स्कोप से बाहर है कैपेट के। परचेजेस में क्या रिस्क होगा? अंडरस्टेटमेंट या कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस। अच्छा, पहले स्टेप पे अपने जहन में अंडरस्टेटमेंट ला सकते हैं। अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट से ना कंसेप्ट बिल्ड करना आसान होता है, लेकिन जब आपने लिखना है ना तो कोशिश करनी है दर्शन लिखें। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा अंडरस्टेटमेंट, ये कंप्लीटनेस ऑफ परचेज। प्रोसीजर क्या लिखेंगे? याद है? लिख लेंगे प्रोसीजर, कुछ ना कुछ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कट ऑफ टेस्ट। शाबाश। क्राइटेरिया को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, ठीक है, ये सही निशाने में लगा दी है। और वो टेस्ट ऑफ डिटेल बताएं क्या, किसको किससे चेक करना है? GDN। शाबाश। GRN का सैंपल स्लाइड करेंगे और देखेंगे रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। शाबाश। और क्लोजिंग स्टॉक में रिस्क क्या है? ओवरस्टेट। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर हुआ होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई होगी। हाँ, ओवरस्टेटमेंट मतलब वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। कि फेक इन्वेंट्री हो सकता है रिकॉर्ड की गई हो, वो एग्जिस्टेंस का रिस्क आ गया, या इन्वेंट्री की वैल्यू गलत हो। हाँ जी, 205 के बजाय 502 पे इन्वेंट्री वैल्यू कर दी। और फेवरेट आई कैप जो 2-3 दफा उसने केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ है, कॉस्ट की बजाय सेल प्राइस पे इन्वेंट्री वैल्यू कर दी कि सेल प्राइस पे बिकेगी सर IS2 की वायलेशन। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रिस्क भी हो सकता है, एग्जिस्टेंस। क्लियर? ये 3 रिस्क, 4 रिस्क, 5 हो गए बल्कि। एक सेल्स वाला रिस्क हो गया, फिर उसके बाद नहीं डिफिकल्ट ईयर सेल के साथ मिलके एक रिस्क हो गया। 2 रिस्क, 15 रिटेल आउटलेट्स, फिर इसके बाद सेल्स, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के 2 बता दिए, परचेजेस में भी कॉस्ट ऑफ। लेकिन आगे चलते हैं खाने। ग्रॉस प्रॉफिट में रिस्क असेसमेंट की जरूरत है
ग्रॉस प्रॉफिट से रिस्क असेसमेंट तब करते हैं जब सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग अलग ना हो। फिर एडमिन एक्सपेंसेस रिस्क है जी, इसमें एडमिन एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो अंडरस्टेटमेंट का रिस्क मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए। और सेलिंग एंड एडमिन बढ़ रहे हैं, हाँ मिस क्लासिफिकेशन, शाबाश। तो मिस क्लासिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन से एक्सपेंसेस किधर रिकॉर्ड हो गए होंगे? एडमिन वाले सेलिंग में, शाबाश, रिकॉर्ड हो चुके। तो अब एडमिन एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड एडमिन एक्सपेंसेस को आपने ढूंढना है जो एडमिन में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो कौन से एरिया को देखना पड़ेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शाबाश। तो एक रिस्क हो गया। अच्छा, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई रिस्क है? सेल्स के अकॉर्डिंग नहीं कि नहीं कर तो उससे कम है ज्यादा, फिर तो ये वो वाली बात क्लासिफिकेशन वाली हमारी कंफर्म हो जाती है कि ये प्रोपोर्शनेट इंक्रीज से ज्यादा है। एडमिन नॉर्मली सेम रहते हैं, वो कम है, क्लासिफिकेशन का रिस्क आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस लास्ट है 105, इस साल 100। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं हम रिस्क असेसमेंट या इसको लिंक करना पड़ेगा? किससे? क्या उसने लोन दिए हुए हैं? ध्यान से देख, लोन दिया हुआ है, लोन दिए हुए हैं। कैश एंड बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, ये क्या चीज है? शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। क्या इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करते? अच्छा, पिछले साल ओवरड्राफ्ट था और इंटरेस्ट भी था, समझ आता है। इस साल तो ओवरड्राफ्ट नहीं है, इंटरेस्ट कहां से आ गया? रिस्क है कि नहीं? इनकरेक्ट कैलकुलेशन लग रही है मुझे। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन के तो आपने रिस्क के तौर पे तो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट ने कहना है, जस्टिफिकेशन किसने देनी है? मैंने, हमने प्रॉब्लम सामने रखनी है, हमने प्रॉब्लम सामने रखने हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास जाए, दर्द हो रहा है, थके हुए हो गए, चलो पेट दर्द हो रहा है, वो खाना नहीं खाया होगा, ऐसे करके डॉक्टर भेज देता है। ऐसे तो हालांकि बाज़ ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन बाज़ सीवियर भी होती है, तो वो क्या करते हैं, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो टीका जरूर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने टीका जरूर फिट कर देना है हमने भी कि हाँ जी, पानी वाला, ठीक है, कि लास्ट ईयर में कोरिलेशन बन रहा है ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट के साथ, इस साल ओवरड्राफ्ट का पॉजिटिव बैलेंस के साथ नहीं बन। इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या रीजन, डेफिनेटली कोई पॉजिटिव रीजन भी हो सकती है, वो फर्दर स्कैनिंग करेंगे इशू को तो पता चल जाएगा। अच्छा, लास्ट में है इन्वेस्टमेंट इनकम। ये न्यू एरिया है, जो न्यू एरियाज होता है उसमें रिस्क ज्यादा है। फर्स्ट टाइम आप कोई भी काम कर रहे हो, पॉलिसी चेंज, शायद उसने कोई पॉलिसी चेंज की होगी, कोई जो भी रीजन है, इसमें रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल ठीक जी, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास तौर पे वो जो आपको असूल बता रहा था ना, कि जब एक ही क्वेश्चन में रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स और रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स दोनों हो, तो मर्ज, तो आपने रिलेट करना है, आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, जो इंफॉर्मेशन इनसे लिंक कर उसके साथ टिक करते रहना है, ताकि आपको पता चल जाए ये इंफॉर्मेशन बड़ी थी, इससे रिलेट करती है। जब इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर दोनों को इकट्ठा करके एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आ रही होती है, ऊपर नीचे कहीं जस्टिफाई करवा देता है उसको, रीजन देके। बाज़ औक़ात यहाँ पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही होती और ऊपर नीचे को इंफॉर्मेशन देके प्रॉब्लम कर देती है। तो इसीलिए हमने इस तरह के क्वेश्चन में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करना, थ्रू फैक्ट्स और भी थ्रू। सबसे पहले एज यूजुअल हमने रिक्वायरमेंट, ये चूंकि रिस्क असेसमेंट का था तो इसमें हमने ज्यादा फोकस रिस्क असेसमेंट के ऊपर ही किया, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ रिस्क असेसमेंट पूछ ले, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है। इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के बताइए, गिवन दैट अबव डाटा एंड सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई द रिस्क दैट मे रिजल्ट इन मटेरियल वेस्टेज, सिर्फ रिस्क। चलिए, कह रहा है सी व्यू लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नॉर्मली रिस्क ज्यादा होता है, तो इसको भी हल्का हल्का मैंने कर लिया, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है ना, उसमें मैनेजमेंट गड़बड़ करती है। उसको होती है 10% है और उसको 80%, कंप्लीट तो होती नहीं है। कंप्लीट इन्वेंटरी का हमें पता चल जाता है, याद रखिए, कंप्लीट फिनिश गुड वेरीफाई करना भी आसान है, रॉ मटेरियल वेरीफाई करना भी आसान है। एज ऑडिटर हमारे लिए जो मुश्किल होती है ना चीज, वर्क इन प्रोसेस, हम क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते, जैसे गाड़ी बनाने के एक्सपर्ट नहीं है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के एक्सपर्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि 10% स्टेज ऑफ कंप्लीशन और 90% स्टेज ऑफ कंप्लीशन में क्या फर्क है। जो हमारे सामने यूनिट पड़ा है कितने % कंप्लीट है, उसके लिए समटाइम एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिस्क है, लेकिन ये क्लियर रिस्क नहीं है, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का अंडरलाइन करना। Behrouz and Company Chartered Accountants are their auditors. The audit of financial statements of company for the year ended November 30, 2008 is in progress. कोई रिस्क है इसमें? कोई रिस्क नहीं।
Sami, the senior in charge on the audit, has received the first draft of financial statement from Kamil, the CFO of the company. ड्राफ्ट से क्या मुराद है? अनऑडिटेड, जो क्लाइंट ने प्रिपेयर करके दिया। इसका अपोजिट होता है ऑडिटेड। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा जाता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अनऑडिटेड भी, शाबाश। साइन होने के बाद, अच्छा बाज़ औक़ात एक वर्ड यूज करता है इनिशियल। इनिशियल साइन नहीं होते। मैं बताया आपको इनिशियल में साइन में फर्क कभी। ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स में एक एलिमेंट था सिग्नेचर के, इनिशियल सिग्नेचर। बाज़ औक़ात प्रैक्टिस में क्या करते हैं, क्लाइंट को ये बताने के लिए, सर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें, कुछ रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर पेंडिंग है, वो तो दीजिए। वो क्लाइंट कहते हैं जी आप हमें रिपोर्ट दीजिए, तो पार्टनर ना रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन सिर्फ इनिशियल करके साइन नहीं करता, नाम के पहले हरूफ लिख देते हैं या हल्का सा छोटे से साइन कर देते हैं, वो ऑफिशियल साइन नहीं होते। वो सिर्फ क्लाइंट को ये बताने के लिए कि हमारी तरफ से जब आप हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर या दूसरी पेंडिंग इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना, ये हमने रिपोर्ट आपको दे देनी है फौरन उस वक्त। जैसा होता है ना बाज़ औक़ात किसी से डील करे दुकानदार से, सर ये 40,000, वो कहता है नहीं 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। हम कहते हैं अच्छा ये लो 45,000। हालांकि ज़बानी कलाम में भी बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इम्पैक्टफुल करने के लिए अपनी ऑफर को 45,000 कैश में उसके सामने रखते हैं। तो जब मैनेजमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आने तो अपनी बात को इम्पैक्टफुल करने के लिए कहता है सर ये हमारे सारा काम तैयार है, ये ले इनिशियल। लेकिन वो रिपोर्ट इनिशियल होती है, साइन नहीं होती। वो ISAs के मुताबिक कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट, और इनिशियल का पर्पस यही होता है, सिर्फ शो करवाने के लिए हम तैयार हैं, आप एविडेंस दीजिए, हम इसके ऊपर कंप्लीट साइन कर देते हैं। तो इनिशियल में और साइन में फर्क है, ये ज़हन में रखिएगा। एक क्वेश्चन में उसने इनिशियल का वर्ड यूज कर लिया था स्टूडेंट को, हालांकि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट्स को चूंकि पता ही नहीं था कि इसकी सिग्निफिकेंस है, तो वो सोचते रहे कि शायद सिग्निफिकेंस है। हाँ, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनिशियल रिपोर्ट बराबर है। वो भी समझ ले रफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी रफ ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द अब्रीव्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी फॉर द ईयर एंडेड नवंबर 30, 2000। कहता है समरी इन्फॉर्मेशन ये है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में जाके आपको कंप्लीट फाइनेंशियल में मिलेगी, जिससे रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अच्छा फिलहाल हम बगैर नीचे वाली इन्फॉर्मेशन के रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। इसमें रिस्क लग रहा है आपको? इतने ज्यादा एसेट खरीदे हैं तो कोई ना कोई हाँ मिसक्लासिफिकेशन हुई होगी रिपेयर में, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक, इनटेंजिबल एसेट्स कैपिटलाइज कर, इनटेंजिबल एसेट्स में तो बाय डिफॉल्ट रिस्क होता है, क्योंकि इनको फिजिकली वेरीफाई करना मुश्किल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो हाँ, इसमें देखेंगे इसकी नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली इसमें रिस्क क्या हो सकता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ना करते हो, या कैपिटलाइजेशन एरर इसमें भी हो सकता है। वो एग्जांपल याद है, इसमें कैपिटलाइज किया था उसने, लेकिन वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, फाइनेंस वाला, पैसे खत्म हो गए थे। इन्वेंट्रीज में रिस्क है जी। अब देखिए फिर आपने गलती की, इन्वेंट्री की रिस्क असेसमेंट डायरेक्ट कर ले, हालांकि आपको इसकी रिस्क असेसमेंट कैसे करनी चाहिए थी, सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए से, वरना सेल्स के जरिए से। डेटर की सेल्स से डायरेक्ट लिंक होता है ना, इन्वेंट्री का तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से होता है नहीं। ये ले, अभी आप कहेंगे हमने रेशो पढ़ी हुई है, टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी आती है? हाँ जी, इन्वेंट्री को किसे डिवाइड कर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जरा करके तो डायरेक्ट अगर देखे तो लग रहा है कि इन्वेंट्री में रिस्क है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्योंकि इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने श्योर होना है। श्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ, तो फटाफट देखे कॉस्ट ऑफ सेल से कंपेयर करके। 460 डिवाइडेड बाय 5100 कितने परसेंट आया, कितने परसेंट आया? 99। इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहे तो 365 मल्टीप्लाई कर 366, वो भी कर सकते हैं, ना करना चाहें तो फिर भी ठीक है। आप डायरेक्ट भी रिस्क असेसमेंट, तो डेज में कितने डेज है 30, और इस साल कितने डेज 60, डबल हो गए तकरीबन। फौरन रिस्क आइडेंटिफाई करें, कौन सा, कि इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, ऑब्सोलीट होगी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड डेट्स बढ़, लेकिन सेल का करें, किधर है कैलकुलेटर मेरे भाई का, हाँ करें 80 डिवाइडेड बाय 6700, फिर 210 डिवाइडेड बाय 4300 मल्टीप्लाई करना चाहे 360 डेज में तो भी कर सकते हैं, वरना आपको डिवीजन से भी पता चल जाएगा कम हो रहे हैं कि ज्यादा। 4.3 डेज लास्ट ईयर में था, 17। ये डेटा से कलेक्शन ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक। प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेट, अगर प्रोसीजर पूछे होते तो कौन से लिखते, वैल्यूएशन ऑफ डेट। सेल्स में रिस्क है जी, कौन सा रिस्क है,
कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का रिस्क है, ये हाल है भाई। ये छोटा रिस्क है, बड़ा रिस्क बताया था आपको वैल्यूएशन। जब सेल डिक्रीज हो रही हो तो वैल्यूएशन इन्वेंट्री की तरफ जाना है, और ये मैन्युफैक्चरिंग है तो इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी की तरफ भी जाना है। और चूंकि इनटेंजिबल एसेट भी है, लाइसेंस वगैरह कोई होंगे, उनकी भी इम्पेयरमेंट का रिस्क। इसमें तो तीनों लिखे, मशीनरी की इम्पेयरमेंट क्यों लिखा, मैन्युफैक्चरिंग है। इनटेंजिबल्स की इम्पेयरमेंट क्यों लिखा, टेंजिबल भी है। अच्छा, यहां पे अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं एक चीज के ऊपर। डेटर्स में रिस्क ट्रेड डेट्स इंक्रीज होने की वजह से भी है, ठीक है। सेल्स में नहीं, सॉरी, इन्वेंट्री में रिस्क इन्वेंट्री इंक्रीज होने की वजह से भी है, सेल कम होने की वजह से भी है। क्या करूं, इकट्ठा कर दे, शाबाश। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक ही हेडिंग आएगी, उसमें दोनों एक्सप्लेन करते हुए दोनों इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दे। कॉस्ट ऑफ सेल्स सही है, प्रोपोर्शनेट के कोई मसला है? मुझे तो लग रहा है कि कम हो रही है, अंडरस्टेटमेंट का 5100 3800 कम हो रही है मुझे लग रहा है। बढ़ के 5100 और 3800 बढ़, हाँ ये बताना था आपको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेट करती है। आपने डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट नहीं करनी है, रिलेट करके प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, रिलेट करके। 76 से 88 पे आगे ज्यादा का रिस्क है ना। अजीब बात ये कह रहा है, इतनी अजीब बात, 51 3800 हो गई कॉस्ट ऑफ सेल, और ये कह रहा है कि ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है। क्यों कह रहा है? ये तो कम हुई है, जो परसेंटेज ज्यादा हुई है, हमने उसे सेल के साथ रिलेट करना है। शाबाश, आगे चलते हैं। आप समी हैड ए मीटिंग, अच्छा इसमें कर लेंगे ना वो परचेज और क्लोजिंग स्टॉक वाली बात। समी हैड ए मीटिंग विद सीएफओ ऑफ द कंपनी व्हिच रिवील्स द फॉलोइंग मैटर। The company sales have suffered on account of depressed economic condition in the country। यहां से भी पता चल रहा था, लेकिन अब इसकी रिस्क की एक्सप्लेनेशन में ये वाली इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड कर देनी है, उससे पता चले हमने दोनों फैक्टर्स को सामने रख के कंप्लीट रिस्क, समझ रहे हैं। हालांकि ये भी सफिशिएंट था मैं ये बताने के लिए सेल कम हो रही है, लेकिन उसने डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन अंडरलाइन कर लें। आपके सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन में डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन का लफ्ज लाजमी होना चाहिए। Hey, the company has introduced a new product, cherry, during the year in place of Mary, and incurred substantial cost in acquisition of property, plant and। अच्छा, अब याद आया, ये जो प्रॉपर्टी इक्विपमेंट थी ना, ये मैरी के लिए थी। तो चेरी भी ठूस, चेरी तो पहले ठूस थी, वरना मैरी की जरूरत क्या पड़ती, मैरी भी ठूस। वो कैसे, सेल्स बढ़ी नहीं है, तो मैरी तो गई, ये इन्वेंट्री गई, चेरी भी गई, इनके साथ जो एसेट खरीदा था वो भी गया। एंड तो अब मुझे बताइए, वैसे तो हमने एसेट की वैल्यूएशन इंपेयरमेंट के ऊपर अलहदा से भी रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया था डिक्रीज इन सेल की वजह से। अब ये जो मैरी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसको भी लिंक कर देंगे इक्विपमेंट। अब हम स्पेसिफिक लिखेंगे कि रिस्क है इसकी वैल्यूएशन का, खास तौर पे उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो मैरी से रिलेट करता है, जो मैं स्पेसिफिक कर दिया इसको। आगे चलते हैं। This year's physical verification of stock had not been carried out on November 30 on the year end November 30 था, on the plea that the relevant staff was on leave. The stock check will now be carried out on December 15। क्या रिस्क है, क्या रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। रिस्क है कि year end का स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक काउंट नहीं कर सके। अब हम 15 अल्टरनेट डेट पे स्टॉक काउंट करके रिवर्स वर्किंग करेंगे और एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे नवंबर 30 पे, क्योंकि जाहिर है नवंबर 30 को स्टॉक काउंट करना था, नहीं किया। अब नवंबर और 15 दिसंबर के दरमियान में दुकान बंद करके थोड़े बैठे होंगे, सेल परचेज करते रहे होंगे, तो क्या 15 दिसंबर का स्टॉक वही होगा जो 30 नवंबर का था? रिवर्स वर्किंग, ये नहीं, ये रिस्क लाता है, क्योंकि वो भी इन्वेंट्री का रिस्क था, ये भी इन्वेंट्री का रिस्क है। वो वैल्यूएशन का था, ये एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस का रिस्क है। ये रिस्क असेसमेंट असर्शन लेवल पे की जाती, एरिया लेवल पे नहीं की जाती। इसका मतलब अगर असर्शन एक ही एरिया में असर्शन चेंज हो गई ना, तो वो दूसरा रिस्क समझा जाता है। शाबाश, अच्छा सवाल था। हाँ, ये बैलेंस शीट डेट के अलावा दूसरी डेट पे, फॉरवर्ड डेट पे स्टॉक काउंट हो रहा है। हाँ, रोल बैक करके हम पीछे ले, ये तो हमारे प्रोसीजर्स में आएगा ना कि रोल बैक करना है, 15 दिसंबर को स्टॉक काउंट करना है, रिवर्स करना है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। रिस्क में एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखेंगे कि ये स्टॉक का बैलेंस वो नहीं होगा जो 30 नवंबर में था, ठीक है। बैलेंस शीट में जो स्टॉक की आइटम है वो डिफरेंट हो सकती है उस अमाउंट से जो 30 नवंबर को एक्चुअल था। क्यों डिफरेंट? क्योंकि एक्चुअल का हमने किया नहीं स्टॉक में। जी क्लियर? ये अब आपने देखा हमने किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को ऊपर
इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किया। और एक भाई ने बड़ा अच्छा एंड पे हमें एक कंसेप्ट दिया कि सर एक ही एरिया है, उसमें अगर असर्शन डिफरेंट हो जाए तो वो सेम रिस्क होगा कि डिफरेंट? वो डिफरेंट होगा, क्योंकि असर्शन डिफरेंट हो गई। तो इन्वेंट्री में दो रिस्क आगे, वैल्यूएशन का अलग और एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का अलग। हाँ, हमने पहले फिगर्स को देखे किया, बाद में आपने एग्जाम में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पहला लफ्ज लिखना है। और ये सिर्फ रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन के लिए नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए है, बल्कि हर पेपर के लिए भी है। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ऑडिट की बात करूंगा, जिम्मेदारी सिर्फ ऑडिट की लूंगा कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर थोड़ा सा सोच के प्लान करना है। वो अंदर का शैतान जो है ना, वो कह रहा होता है फौरन लिखना शुरू कर दे, फौरन लिखना, पेल दे। आने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पहले सोच लूं, प्लानिंग कर लूं। सर ने कहा था प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। क्लियर? तो पहले प्लान करना है क्या लिखेंगे, जिस कहां से, और हो सके तो दूसरी दफा भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दिल नहीं करता उधर, दिल नहीं करता, दिल यही करता है 2.5 घंटे में पेपर दे दिया ना तो फटाफट घर जाए, उस आधे घंटे में पता नहीं क्या करना होता है। मैं पूरे मेरे कैरियर में मेरी 2 आदतें थी पेपर के हवाले से। पहली चीज, पेपर से हमेशा 1.5 घंटा पहले जाके सेंटर में देखा करता, पढ़ने के लिए नहीं। पूरे 6 महीने में वहां वो वाहिद दिन होता था मैं दूसरों की शक्लें देख के एंजॉय करता था। और कभी कभी मुझे कोई लगता था ना कि कोई टेंशन में नहीं है, तो मैं उसके करीब जाके कहता था यार वो कंसेप्ट वो क्या था, वो कहता था ये कंसेप्ट कहाँ था, मैं कहा मेरा काम हो गया। तो पहले जाने, याद रखें हमेशा। ये एक जगह में पढ़ा था, जो बैल की लड़ाई होती है ना, बैल की आपस में बात कर, बुल फाइट, तो उसमें जो बैल जल्दी 5 मिनट भी पहले मैदान में उतर जाता है ना, वो अपनी एक जगह बना लेता है बैठने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो एग्जाम के शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, जिसमें वो सेंटर खोल देते हैं, वहां पे जाके कोशिश करें 15 मिनट पहले बैठ जाए, ताकि एक जो एंग्जाइटी है या एक माहौल के साथ वो अनफेमिलियर होता है ना बंदा, वो फैक्टर खत्म हो जाए 15 मिनट में, आपको इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ठीक है? और दूसरी चीज, चाहे पेपर मेरा 2 घंटे 10 मिनट के बाद खत्म हो जाता था, 3 घंटे से पहले मैं कभी नहीं हिलता था, पेपर नहीं देता था मैं। भाई इतना 6 महीने घर में बैठे रहे हैं, तो ये आधा घंटा जल्दी जाके क्या तोप चला लेनी, उससे बेहतर है उसी को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, पेपर को दोबारा पढ़ ले, तीसरी दफा पढ़ ले। ठीक? नहीं, काउंटिंग के पेपर में ऐसा नहीं होता था। काउंटिंग के पेपर में हमेशा तकरीबन यही होता था, आखिरी क्वेश्चन के लिए कोई 18 मिनट, 25-22 नंबर का आखिरी क्वेश्चन होता था, उसके लिए 18 मिनट बचा करते थे। उसमें मैनेजमेंट, थ्योरी में मैनेजमेंट ऑडिट। इसीलिए ऑडिट के पेपर में आप देखेंगे अपने सीनियर से पूछे, टाइम का इशू नहीं, रेयर कोई केस होगा कोई आके कहे कि मेरा एक क्वेश्चन इस वजह से रह गया है, टाइम कम था। वो अगर आप जी इसमें गोइंग कंसर्न का क्या इशू राइज होगा? नहीं, इसमें अच्छा, मेजर प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड हो गई है, एडवर्स इकोनॉमिक, अगर आपके रिस्क पूरे ना हो रहे हुए फिर लिख सकते हैं, लेकिन क्या रिस्क पूरे हुए हैं कि नहीं? गोइंग कंसर्न का रिस्क भी राइज हो सकता है। इन्होंने 2 आर्गुमेंट दिए, दोनों वैलिड है। एक इन्होंने कहा सर हमारे जो मेजर प्रोडक्ट है चेरी मैरी दोनों फारे हो गई, डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन 7 नंबर का है मेरा हालत। चल सोचो जी, चेरी मैरी दोनों से खास तौर पर जिक्र किया है। ये 1200 मिलियन का एसेट जो आया है, फिक्स एसेट, किसकी वजह से आया है? आधा फिक्स एसेट मैरी की वजह से आया है, तो मेजर नहीं होगी। ठीक है, आर्गुमेंट ठीक है भाई का, शाबाश। चलिए अब यहां पे करते हैं केस स्टडीज को खत्म, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, अब वो फेज आ चुका है। आपको मैं कहता था ना कि एक मिसाल दी थी आपको, ये पहाड़ है, हम इस तरफ खड़े हैं, हमने यहां पे पहुंचना है, 4 महीने हैं, 4 महीने हैं हमारे पास यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम? 2.5 महीने। और यहां से यहां पहुंचने में 15 दिन नहीं, तकरीबन 1.5 महीना। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो हमारा कमोबेश एज प्लान्ड हमारे तकरीबन 2/3 के करीब लेक्चर्स हो चुके हैं, और हमने कमोबेश 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। 2/3 के करीब लेक्चर 60। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हम पीछे नहीं, तालियों की बात नहीं है, परेशानी की बात। परसेंटेज को देखें तो हम पीछे हैं, लेकिन हमने आगे सारे कंसेप्ट तकरीबन डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप देखें, पहले से बता रहा हूं यहां पे, इसीलिए अब हम हैं, पहले हमारी स्पीड स्लो थी, अब यहाँ पे हम अपनी स्पीड को कुछ थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, इसलिए कि टॉपिक भी इजी हैं और बहुत से कंसेप्ट हमने ऑलरेडी
पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। चलिए जी, नहीं इतनी तेज भी नहीं चलेंगे कि सीट बेल्ट बांधने की जरूरत, सीट बेल्ट ना बांधना, हेलमेट पहन ले बस, सीट बेल्ट की जरूरत। नेक्स्ट कंसर्न एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत से केसेस में, हमने 7 टाइप्स में भी पढ़ा था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, लीगल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक प्रोसीजर है। चैप्टर 10 में भी आपने देखा, वो एक ढासों पे डेटर्स में, क्रेडिटर्स में और कुछ दूसरे एरियाज में कंफर्मेशन यूज होता है। आज हम इस प्रोसीजर को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 का स्कोप क्या है, थीम क्या है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले डेफिनेशन, क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या रिपीट हो रही है डेफिनेशन, क्योंकि हम पहले चैप्टर 3 में गालबन पढ़ चुके हैं, रिवाइज करवा रहा है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इस प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म किया है, प्रोसीजर है ना, एक साथ में से एक प्रोसीजर है, किस लिए परफॉर्म, टू ऑब्टेन एविडेंस। सारे प्रोसीजर एविडेंस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें क्या खास बात है वो बताओ। कहते हैं आप सुनो फिर खास बात, ये ऐसा प्रोसीजर है जो ऑर्डर परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इन रिटर्न। ये 3 अल्फाज होना लाजमी है, हर एक लफ्ज के ऊपर आई के अपने केस स्टडीज पूछी हुई हैं, केस स्टडीज, रिटर्न हो, थर्ड पार्टी से हो, डायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली आया तो वो कंफर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट से आया तो कंफर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है, वो तो रिप्रेजेंटेशन लेटर बन जाएगा, कंफर्मेशन लेटर थोड़ा ही रहेगा। और रिटर्न में होना चाहिए, ज़बानी कलामी आया कंफर्मेशन है। हाँ, रिटर्न से मुराद याद रखें फोन नहीं है, फोन नहीं, लेकिन पेपर पे, फिर रिटर्न से क्या मुराद है, पेपर पे हो सकता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और अदर मीन्स यानी फैक्स वगैरह के जरिए से भी हो सकता है, अदर मीडियम, ठीक है। पेपर से क्या मुराद है, सॉरी रिटर्न से क्या मुराद है, उन पेपर भी हाथ से लिखे, ईमेल भी रिटर्न है, फैक्स भी रिटर्न, हाँ फोन आ गया कोई वो रिटर्न। तो कंफर्मेशन समझ गया क्या है। अब आगे चले, कंफर्मेशन की एग्जांपल्स क्या हैं भाई। कंफर्मेशन की एग्जांपल्स हैं, कंफर्मेशन किन एरियाज में यूज की जाती है, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में, बैंक्स में, लॉयर्स में। और भी एग्जांपल्स हैं, इंश्योरेंस वालों को भी कंफर्मेशन लेटर भेजा जा सकता है रिकवरी करना। क्लाइंट की इन्वेंटरी किसी थर्ड पार्टी के पास है, खुद नहीं जाना चाहते, कंफर्मेशन लेटर। और भी एग्जांपल्स है, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक एग्जांपल्स कौन कौन सी है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक। अच्छा मुझे बताइए इसके मैंने 2 कैटेगरी क्यों बनाई बोला, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर में सैंपल बेस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, बैंक्स और लॉयर्स का 100%। दूसरी बात सुनिए, डेटर और क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर है। बैंक या लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं, सीधा स्कोप लिमिटेशन। क्लियर। यहां पे पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो फिर स्कोप लिमिटेशन। लेकिन यहां पे अगर नई कंफर्मेशन का जवाब आया, इसका अल्टरनेट प्रोसीजर कोई, जो लॉयर से इंफॉर्मेशन मिलनी है वो लॉयर ही बताएगा, जो बैंकर से इंफॉर्मेशन मिलनी है वो बैंकर ही बताएगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद क्या कंफर्मेशन को एज एविडेंस यूज किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। और याद रखें ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। अगर आपको रिलायबिलिटी की 5 कंडीशन याद है ना, वो एक्सटर्नल है, रिटन है, डायरेक्ट है, ओरिजिनल है, सिर्फ कंट्रोल्स नहीं, क्योंकि कंट्रोल वाला पॉइंट इंटरनल एविडेंस से लिया। तो 5 में से 4 रिलायबिलिटी के फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं, तो ये हाईली रिलायबल एविडेंस समझा जाता है। इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, या से रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि हाईली रिलायबल एविडेंस देता है, हर ऑडिटर की दिली ख्वाहिश होती है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जरूर परफॉर्म करें थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल पार्टी से, ताकि एविडेंस मिले। ठीक है जी। रिलायबिलिटीज की क्या है, हाई। क्यों हाई है बता दिया, 5 में से 4 क्राइटेरिया फुलफिल करता है रिलायबिलिटी के। फिर ये असर्शन कौन कौन सी फुलफिल करता है, एग्जिस्टेंस, कंफर्मेशन का जवाब आए तो एग्जिस्टेंस, भाई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो जवाब दिया ना, खलाई मखलूक ने थोड़ी जवाब दे दिया। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये असर्शन भी वेरीफाई होते। भाई उसने लिख के दे दिया कि मैंने आपके 10 लाख, तो आपका राइट एस्टैब्लिश हो गया, और क्या करे वो। और एक्यूरेसी या कट ऑफ, अगर आपका बैलेंस ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गई है, कम ज्यादा हो गई है, तो वो पता चल जाएगी जब वो दूसरी पार्टी जवाब देगी कि सर हमारा बैलेंस डिफरेंट है। लेकिन इससे एग्जिस्टेंस की असर्शन भी वेरीफाई हो रही है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के भी, एक्यूरेसी की भी, कट ऑफ की भी, कंप्लीटनेस की नहीं। यहां पे मेरे 2 सवाल। पहला सवाल,
कंफर्मेशन से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से तो कट ऑफ की सेशन वेरीफाई होती है ना, वो तो पता चलता है इधर की ट्रांजैक्शन उधर की इधर आई। डेटर्स के केस में कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो क्या कट ऑफ की सेशन वेरीफाई हो सकती है? लेकिन कट ऑफ की सेशन डेटर तो अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस की सेशन में तो है ही नहीं कट ऑफ, वो तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में। हाँ, सेल्स के इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से, शाबाश। तो कंफर्मेशन इन सारी सेशन को सेटिस्फाई करती है, कंप्लीटनेस को नहीं करती। उसके रीजन सुन लीजिए क्यों नहीं करते। क्योंकि कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, तो कोई डेटर या क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड। तो आप जब डेटर क्रेडिट का सैंपल उठाते हैं कंफर्मेशन के लिए, कहां से उठाते हैं? जो रिकॉर्ड अमाउंट होती है। तो इसका मतलब है कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है, उसके लिए कंफर्मेशन नहीं रेलिवेंट। हाँ, कोई और प्रोसीजर रेलिवेंट है वो देख लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या ये रेंट के बाद हम कैश देखा करते थे, रिसीट पेड, उसको देखते थे ये रेंट पे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। क्योंकि ये तो हो सकता है ये रेंट पे रिकॉर्ड ना करे क्लाइंट, ये नहीं हो सकता ये रेंट के बाद वो कैश रिसीव पे ना करे। ठीक है, तो कंप्लीटनेस कंफर्मेशन से कौन कौन सी सेशन वेरीफाई होती है, क्लियर हो गया? और इससे भी ज्यादा है, कौन सी सेशन वेरीफाई नहीं होती? कंप्लीटनेस। क्योंकि हम रिकॉर्डेड अमाउंट्स में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीटनेस का मतलब है कि अमाउंट्स अनरिकॉर्डेड होंगे। आगे चलते हैं जी, वेदर आर नॉट, जैसे मैंने बताया आपको कि कंफर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है, इसीलिए हर ऑडिटर का फेवरेट है। लेकिन ये रिक्वायर्ड प्रोसीजर नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आप चाहें तो कंफर्मेशन को यूज ना कीजिए। अच्छा, ये कंसेप्ट रिप्रोडक्शन में भी टेस्ट करता है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट छोटा सा है, सिंपल। स्टैंडर्ड कहता है कंफर्मेशन को यूज करना है कि नहीं करना, ये ऑडिटर की कॉल। हमेशा कंफर्मेशन को यूज करे लाजमी नहीं है। कब कंफर्मेशन को, हालांकि नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं, कब यूज नहीं करता ऑडिटर कंफर्मेशन? सुन ले, स्टेप नंबर 1, जब रिस्क लो हो। रिस्क अगर लो है, कम है, तो प्रोसीजर भी कम, और अगर प्रोसीजर कम तो फिर इसका मतलब कंफर्मेशन को मीट कर सकते हैं। सिंपल। दूसरी रीजन, बैलेंस इज इमटेरियल। जब बैलेंस इमटेरियल हो, प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं ना। सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस में सीखा था, मटेरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी वाले पॉइंट में, कि अगर बैलेंस इमटेरियल हो, लेस कम्प्लेक्स हो, कम प्रोसीजर, तो बैलेंस इमटेरियल है, ठीक है, छोटे मोटे। अच्छा, ये नहीं मैं कह रहा कि इमटेरियल को छोड़ ही दो, बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कंफर्मेशन ना परफॉर्म करो, दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, छोड़ना नहीं है। इमटेरियल को छोड़ना नहीं। क्यों बोला? इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल बन सकते हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं कह रहा हूं कंफर्मेशन नहीं परफॉर्म करना, कोई और प्रोसीजर कर लो। एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम, अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस मिल जाए फिर क्या करें? कंफर्मेशन के। अब एक केस था, क्लाइंट को कंफर्मेशन लेटर भेजा, क्लाइंट ने उसका जवाब कि आपने 10 मिलियन पे करना है हमारे क्लाइंट को, उसने जवाब नहीं दिया, 10 मिलियन का चेक भेज दिया। कंफर्मेशन का जवाब नहीं दिया, 10 मिलियन का चेक, बताइए एविडेंस आया कि नहीं आया? उसने कैश रिसीव करवा दिया है, उसका कैश पे करना कैसे बात का एविडेंस नहीं है कि ये रेंट पे पेबल था उसके लिए। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। क्या हम उसको दोबारा कहें नहीं बैलेंस भी कंफर्म करो? अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से मुराद यही कैश रिसीव्ड पेड या डॉक्यूमेंट्स, गुड रिसीट नोट, गुड डिस्पैच वगैरह वगैरह, इनसे एविडेंस मिल जाए, कंफर्मेशन की जरूरत। और अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे और रिक्वेस्ट रीजनेबल हो, सर इस डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए, इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस हैं, डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस हैं, तो फिर क्या? अगर रीजन जेन्युइन हो, अगर जेन्युइन ना हो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट, फिर हम कहते हैं तेरी ऐसे कंफर्मेशन भेजेंगे हम। हाँ, कंफर्मेशन तो भेजें। लेकिन अगर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट जेन्युइन हो, अल्टरनेट प्रोसीजर। ये चारों एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, चारों एग्जांपल किस चीज की हैं? कि ऐसी सिचुएशन जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज नहीं किया जाता। रिस्क लो, बैलेंस इमटेरियल, खास तौर पे ये वाली दो, ये आगे केस स्टडी में मैंने यूज करनी है, ये वाली दो एग्जांपल। ठीक है, कहीं ये ना उस वक्त आप कहें सर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस तो मिल गया लेकिन कंफर्मेशन नहीं भेजी, तो स्कोप लिमिटेशन होगी कि नहीं होगी? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सके लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो स्कोप लिमिटेशन नहीं हो। हाँ, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम एक कंसेप्चुअल, एक कंसेप्ट, तरतीब। आपने आज फैसला किया कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, जैसे आपने शायद वो दूसरे, बल्कि हमने उसमें पढ़ा था
चैप्टर 6 में कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 ये करेंगे, 2 ये करेंगे, 3 ये करेंगे, 4 ये करेंगे। वो वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट था कि इजी था? स्टेप बाय स्टेप जब चीजें चल रही होता है इजी होता है। ये भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज कि आपने जब फैसला कर लिया कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है कि नहीं करना, ठीक है, अगर ये जो 4 कंडीशंस हमने देखी हैं, वेदर आर नॉट टू यूज कंफर्मेशन, इनको कंसीडर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं नहीं हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहिए, तो फिर ये प्रोसीजर क्या, प्रोसीजर सुन लीजिए। ये प्रोसीजर आज मैं सरसरी बता रहा हूं, कल के लेक्चर में और शायद परसों का लेक्चर भी लगे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हेडिंग, इन सब की एक्सप्लेनेशन कब, कल और परसों। और जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। कहता है कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, इसके स्टेप सुन लो कौन कौन से है। पहला स्टेप, डिसाइड करो टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन, कि किस टाइम इंटरिम ऑडिट पे कंफर्मेशन सेंड करनी है कि फाइनल ऑडिट पे। 31 अक्टूबर के 31 दिसंबर, नॉर्मली 31 दिसंबर फाइनल पे परफॉर्म कर, लेकिन कभी कभार टाइम कम हो इंटरिम पे, नॉर्मली फाइनल ऑडिट में, फाइनल ऑडिट के एग्जांपल में बड़ा था, लेकिन कभी कभार स्टैंडर्ड कहता है इंटरिम ऑडिट में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अगर आप इंटरिम ऑडिट पे 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, तो फिर आपको 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर के जो ट्रांजैक्शन है इनको अलग से वेरीफाई करना पड़ेगा, और करना चाहिए भी। उसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर इफ कंफर्मेशन इज यूज्ड एट इंटरिम स्टेज। क्या आपके ख्याल में क्या प्रोसीजर होंगे भाई? जितनी पार्टीज 31 अक्टूबर पे थी कंफर्मेशन के लिए सेंड की, 31 दिसंबर पे सारी पार्टीज का बैलेंस देखो, 31 अक्टूबर पे देखो, 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन सेंड कर चुके हो। कुछ पार्टीज ऐसी होंगी जिनका बैलेंस कमोबेश वही होगा, वो सीधी क्लियर, उनको कुछ ना करना। कुछ का बैलेंस कंपेयर करो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, हाँ जी, जिनका सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उनकी दरमियानी 2 महीने की ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके बड़ी बड़ी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चेक कर लो। अगर किसी का बैलेंस कम हो गया डेटर के केस में तो देखो कैश रिसीव हुआ कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट, शाबाश। और अगर किसी का बैलेंस ज्यादा हो गया है तो देखो सेल हुई है कि नहीं, गुड डिस्पैच नो, ठीक है। और अगर फिर भी तसल्ली ना हो, इजाजत है ये एंड पे दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड कर लो, दोबारा कंफर्मेशन। हाँ पहले ये एंड पे चले, हाँ, पहले भी ये एंड पे जा सकते, लेकिन टाइम कम हो तो फिर कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो सबसे टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि कंफर्मेशन को इंटरिम स्टेज पे यूज करना है कि फाइनल डेट पे, नहीं दोनों पे नहीं करना चाहिए। वो तो आखिरी हल के तौर पे का है ना, जब इंटरिम स्टेज से भी जब मुस्लिम साइल ज्यादा आ जाए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, ये दोबारा फाइनल की तरफ जाना है, वरना पहली दफा ही फाइनल पे कर लें। दूसरा, डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टीज। भाई सारी पार्टीज, अगर तो लॉयर और बैंक का केस है, सारी पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, इजाजत है। डेटर और क्रेडिटर के केस में सारी पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना है। अच्छा, और सैंपल सेलेक्ट करना है बड़े शातिराना तरीके से, बड़े शातिराना तरीके, रैंडमली नहीं कि 100 में से कोई से 10 सेलेक्ट करो, 15 भी, ऐसे नहीं। शातिराना तरीके से कैसे, सुनिए, पिछले साल की लिस्ट ऑफ डेटर्स निकालो, इस साल की लिस्ट ऑफ डेटर निकालो, इस साल जो आपके मटेरियलिटी लेवल से बड़े बड़े हैं उनको तो फौरन सेलेक्ट करो। जो मटेरियलिटी लेवल से बैलेंस कम है क्या उनको इग्नोर कर दें? उनमें भी सैंपल सेलेक्ट करना है। हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं एक अमाउंट की बेस पे, एक रिस्क की बेस पे। अमाउंट की बेस पे आपने मटेरियलिटी से ऊपर सारे सेलेक्ट कर लिए। अब सुनिए, रिस्क की बेस पे ऐसे डाटा जिनका पिछले साल बैलेंस ज्यादा था, इस साल कम है, सेलेक्ट कर लो। जिनका पिछले साल कम था, इस साल ज्यादा है, उनका बैलेंस में सेलेक्ट कर लो। क्लियर? और आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, सीफैप पे एक 12 नंबर की केस स्टडी उसने इस एग्जांपल की बेस पे बनाई। इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपने जस्टिफिकेशन के साथ बताना है, सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि इस डेटर का। एक डेटर है, देखें, जिसका पिछले साल बैलेंस ज्यादा था, इस साल भी ज्यादा है, सेलेक्ट कर लो, मटेरियल। पिछले साल बैलेंस कम, इस साल ज्यादा, पिछले साल बैलेंस ज्यादा, इस साल बैलेंस कम, एनुअल चेंज है ना, जब एनुअल चेंज सेलेक्ट करना। पिछले साल भी बैलेंस वही, इस साल भी बैलेंस वही। स्टैंडर्ड ने कहा सारी बातें छोड़ो, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करो। हमने कहा ज्यादा हो पिछले साल से वो समझ आता है, कम हो वो समझ आता है, सेम हो तो इसमें क्यों? उसने कहा सेम का मतलब है पूरा साल हो गया, 1 रुपया नहीं इससे आया ना सेल हुई। ये डेटर या तो फेक है या बैड डेट हो चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, तभी तो पैसा कोई नहीं आ रहा फाइनेंशियली।
इसको मुक्ति दी जाए। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर दिया जाए इसको। तो याद रखिए रिस्क है, ये ना आपके पिछले साल भी बैलेंस हो, इस साल भी बैलेंस, नो रिस्क, नो रिस्क नहीं, यस रिस्क, बड़ा रिस्क, दो रिस्क। पहला टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन क्या, इंटरम के फाइनल, एप्रोप्रिएट पार्टी क्या, जिसका बैलेंस ज्यादा है, जिसका बैलेंस कम है और जिसका बैलेंस सेम है। अब आपने ये नहीं पूछना चाहिए छोड़ा किसको, उसको छोड़ भी देते हैं, वो बाद में। डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, याद है आपको एक दफा चलते चलते किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कहा था, चैप्टर 14 लास्ट, क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाते हैं डेटर क्रेडिटर से, बैंक से, क्या अदर इंफॉर्मेशन भी? तो डिसाइड कर लो कि क्या क्लोजिंग बैलेंस के साथ अदर इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है तो कौन सी करवानी है, तो कौन सी? जैसे डेटर को कह सकते हैं सर आपको राइट टू रिटर्न दिया क्या, ये इंफॉर्मेशन क्यों कंफर्म करवाएंगे? राइट टू रिटर्न है तो सेल्स नहीं रिकॉर्ड करने। क्लियर? आज शालीमार एक्सप्रेस लेट हो गई है तो अगर राइट टू रिटर्न, क्या डाटा से पूछेंगे भैया क्या प्रोडक्ट सेल हुई है, वारंटी दी है? वो वारंटी दी है क्लाइंट, आप क्लाइंट के डेटर है ना, उसने सेल किया आपका प्रोडक्ट, तो वारंटी दी थी, वारंटी दी थी, तो रिस्क हमारा क्या? ठीक है जी। तो हमें क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म करना चाहिए? बैंक से सिर्फ ये पूछे कितना अकाउंट में पैसा बढ़ा है, कि लोन के बारे में भी पूछे, कोई कंडीशन वायलेट हुई है कि नहीं उसके बारे में भी पूछे, सिक्योरिटी क्या रखा है, शाबाश, ये कंसेप्ट है ये इंफॉर्मेशन। फिर आगे टाइप ऑफ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन की दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। फर्क नहीं बता रहा, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। पॉजिटिव कंफर्मेशन, डेटर भाई हमारे क्लाइंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसने आपसे 10 लाख रुपया लेना है, बताइए आपने कितना देना है? पॉजिटिव। अगली बात सुने, डेटर भाई हमारे क्लाइंट ने जिसका ऑडिट कर रहे हैं आपसे 10 लाख रुपया लेना है, अगर आपके मुताबिक भी इतना बैलेंस है तो चुप रहे, अगर आपके मुताबिक बैलेंस फर्क है तो बताइए। नेगेटिव। नहीं समझ आई ना बात? अगर समझ आई तो बताइए किस टाइप में हमेशा रिप्लाई आएगा और किस में सिर्फ उस वक्त रिप्लाई आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा? नेगेटिव। अब एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की इजाजत है, कौन से ज्यादा रिलायबल है? पॉजिटिव। शाबाश शाबाश। नेगेटिव में होता है नो न्यूज इज गुड न्यूज, नहीं जवाब आया तो मतलब ठीक ही है, हाँ पता नहीं लेटर पहुंचा भी रास्ते में दाएं बाएं हो गया। बिल्कुल। ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड लेटर, भाई सीएफओ के साइन के बगैर लेटर सेंड कर सकते हैं कंफर्मेशन? भाई के बैंक का बैलेंस पता करवा सकते हैं भाई की इजाजत के बगैर? नहीं करवा सकते। नहीं दूसरे वाले भाई, घर वाले भाई नहीं, ये भाई नहीं, घर वाला भाई, किसी के भी नहीं करवा सकते, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। तो इसीलिए क्लाइंट का बैलेंस इंफॉर्मेशन लेटर सेंड करने से पहले सीएफओ से साइन करवाते हैं, साइन करे तो सेंड करेंगे वरना सेंड नहीं करना। और कभी कभी सीएफओ उठ जाता है, कहता है नहीं करता सेंड, हम कहते हैं ठीक है, स्कोप लिमिटेशन, ये चीज। लेटर सेंड कर दिए, अब क्या करना है? जो पार्टी नहीं करनी, इंतजार करना है, इंतजार, जवाब तो आने दो, पार्टी वाला जवाब आएगा तो फिर पार्टी करनी है, भी नहीं कर, इंतजार करना है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जवाब आएगा एग्री और एग्री होगा, या जवाब आएगा एग्री नहीं होगा, या जवाब आएगा ही नहीं। तो फिर हमने उसके मुताबिक, अगर तो जवाब आ गया तो फिर पार्टी बनती है, लेकिन जवाब नहीं आया या डिसएग्रीमेंट हुआ फिर पार्टी नहीं, मजीद काम। वो मजीद काम क्या है वो आगे चल के पढ़ेंगे। एप्रोप्रिएट प्रोसीजर क्लियर हो गया, और फिर एंड पे पार्टनर के लिए समरी बनानी है। पार्टनर को ये 50 कंफर्मेशन लेटर नहीं उसके सामने रख देते, ये ले भाई खुद देख ले, खुद देख ले। पार्टनर के लिए हम समरी बना के भेजते, एक सफा होता है, हमने 50 कंफर्मेशन लेटर भेजे, 100 सफा पे काम किया है। पार्टनर के लिए जब उनको रिव्यू कराना होता है ना, एक सफे के ऊपर वो समरी बनाना सिखानी है आपको, वो समरी बनाना सिखानी है आपको। क्लियर? क्लियर? ये थे हमारे प्रोसीजर। अब खुद बताइए आपने तकरीबन कितने, और सही सही ओपिनियन देना, सही सही। कोई मुश्किल चीज थी अभी, कोई मुश्किल चीज, और ये तकरीबन 20 मिनट में हमने पढ़ लिया। और कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव हुए? 2। देख, ये पहले की मेहनत है जिसका फल खा रहे हैं आप, कि पहले तो एक एक लेक्चर में एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता था, अब 20 मिनट में 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए। ये उस मेहनत का फल है जो आज मिल रहा है। और देख ले, भागम भाग तो नहीं कर रहा, नहीं, इसमें आपका ताउन भी शामिल है, उस मेहनत की बिरयानी भी खाएंगे, लेकिन असाइनमेंट जरूर करनी है, असाइनमेंट जरूर करनी है। अगर हम असाइनमेंट को छोड़ देना, आपको एक फैक्ट बताऊं, आज क्या तारीख है? तो अगर असाइनमेंट को छोड़ देना हम, तो 7 जुलाई को सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, 7 रोज का एक चैप्टर, लेकिन नहीं छोड़,
20 मिनट पढ़ेंगे तो 40 मिनट प्रैक्टिस भी करेंगे, कम से कम 30 मिनट तो करनी चाहिए। ठीक है, हाँ कल वाला रजिस्टर भाई अभी डिस्ट्रीब्यूट करने, घर जाके असाइनमेंट करनी है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम। अल्लाह हाफिज।